Hello students, welcome once again in geography class। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और आज का जो पार्ट है वो 8th है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंड का यूज़ कैसे होता है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज़ द लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया, कि लैंड पैटर्न कैसा है इंडिया का। इसको हम लोग आज देखेंगे। बच्चों, पैटर्न से बहुत कंफ्यूज होने का कारण नहीं है। पैटर्न का मतलब फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क को आज हम लोग यानी ढांचा कैसा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। The land pattern used in India is influenced by two factors। इसमें मुख्य रूप से दो बातें असर डालती हैं कि किसी भी कंट्री का कैसा जो है वो फ्रेमवर्क होगा। इसको दो चीज़ें प्रभावित करती हैं। पहला तो है फिजिकल फैक्टर, कि प्राकृतिक रूप से वहाँ का लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरी बात कि ह्यूमन के फैक्टर्स क्या हैं, ह्यूमन वहाँ पर उनका पॉपुलेशन कैसा है वगैरह, उसको हम लोग देखते हैं। कि फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी आ जाती है, क्लाइमेट आ जाता है और उसके सॉइल टाइप आ जाते हैं। यानी कि टोपोग्राफी मतलब ऊपर की बनावट कैसी है, और दूसरी चीज़ हो गई क्लाइमेट। वहाँ पर क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा असर डालता है किसी भी सॉइल को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर अलग अलग चीज़ें होंगी जिस प्रकार से वहाँ का क्लाइमेट होगा, तो क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा। और तीसरी चीज़ है सॉइल टाइप, तो जिसको हम लोग आगे सॉइल टाइप को देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल टाइप कैसा है इंडिया का। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप आते हैं। कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं लैंड को क्या करती हैं, उसके पैटर्न को प्रभावित करती हैं कि वहाँ पर किस तरह का उसका पैटर्न होगा। और ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। तो किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का डेंसिटी कैसी है, कहाँ पे लोग घने हैं, डेंसिटी ज़्यादा है कहाँ पे पॉपुलेशन का, और कहाँ पर लोग कम हैं, ये भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। साथ में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो देश कितना डेवलप किया है, ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। और अंतिम चीज़ है कल्चर एंड ट्रेडिशन, वहाँ पर किस प्रकार का कल्चर और ट्रेडिशन है। ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं लैंड के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। तो इंडिया के संदर्भ में हम लोग आज देखेंगे कि टोटल ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया है इंडिया का। पूरा लैंड जो है उसको अगर मेज़र आउट किया जाए कि ये कितना है, तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। डाटा अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया। ये इसका इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन। लेकिन ये जो 3.28 मिलियन है स्क्वायर किलोमीटर, ये जो एरिया है इसका पूरे एरिया का जो है वो डाटा अवेलेबल नहीं है।
और इसमें से 93% ऑफ लैंड का ही डाटा हमारे पास या हमारी कंट्री के पास उपलब्ध है। तो ऐसा क्यों है? क्यों 100% हम लोगों को जानकारी नहीं है, डाटाज अवेलेबल नहीं है? तो इसके पीछे कारण है कि लैंड यूज रिपोर्टिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज नॉट बीन डन कंप्लीटली। कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, जिनको 7 सिस्टर्स में हम लोग कहते हैं, उनका जो है वो उनका कंप्लीट जो है लैंड रिपोर्टिंग उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कुछ चाइना के साथ भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर है विवाद। तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की नहीं है हमारे पास। और दूसरा कारण है कि सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना। कुछ हिस्से जैसे पीओके के रूप में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, वो पाकिस्तान उस पर का अवैध कब्जे में है। प्लस उसका एक हिस्सा अक्साई चीन के रूप में चीन को पाकिस्तान ने दे दिया है। तो एक हिस्सा, एक छोटा टुकड़ा चाइना के पास है और एक उससे बड़ा हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वो दोनों भी जो विवादित हैं हिस्से, वो भी इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट है और उसको भी, उन एरिया को भी इसमें शामिल किया गया है। उसको हम लोग छोड़कर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो फिर से एक बार इंडिया का हिस्सा बनेगा वो क्षेत्र भी। ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कि पाक ने ऐसा हिस्सा जिसको पाक ने अपने कब्जे में रखा हुआ, ऑक्युपाइड करके रखा। तो ऑक्युपेशन उनका है भले, लेकिन हम वो इंडिया का पार्ट है, हम लोगों का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको शामिल करते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब चूंकि वहाँ जाके मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ का डाटा अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास। तो ये कारण इसके पीछे है कि 100% लैंड का हम लोगों के पास डाटा क्यों नहीं है, क्योंकि लगभग 7% इज इन द पोजीशन ऑफ अदर कंट्री। अब आगे चलते हैं हम लोग कि सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, ये तो हो गया। द लैंड अंडर परमानेंट गेजिंग लैंड हैज डिक्रीज्ड। अब हम लोग जानते हैं कि एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने इस जब यूज़ पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि एक गेजिंग लैंड हम लोग छोड़ते हैं ताकि मवेशी जो है, कैटल्स जो है, वहाँ पर गेज करें। अगर वहाँ पर उनको नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाए। तो इसलिए हर जगह एक गेजिंग फील्ड छोड़ा जाता है कैटल्स के लिए। तो इन गेजिंग फील्ड्स में कमी आई है 1961 के बाद से अभी तक। इस लैंड में कमी आई है, माने गेजिंग लैंड कम हो गए हैं, तो किसी और यूज़ में उनको यूज़ किया जा रहा है। तो ये कम हो गए, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि मवेशी जो है, हमारे कैटल्स जो हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं। नहीं, कैटल्स की संख्या कम हो गई है, कुछ कमी आई है कैटल्स में, जिसके कारण उनके गेजिंग लैंड्स भी कम हो गए। तो वही बात की चर्चा यहाँ पर है, द लैंड अंडर परमानेंट गेजिंग लैंड हैज़ डिक्रीज्ड। तो इसका ये मतलब है, डिक्रीज का मतलब ये नहीं कि कहीं ख़त्म हो गए, कहीं लॉस्ट हो गए, नहीं, उनको किसी अदर यूज़ में ले आया गया। हो सकता है कि उस पर एग्रीकल्चर शुरू कर दिया गया हो, तो उस लैंड को दूसरे पर्पज से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कैटल्स की संख्या अब उतनी नहीं है जितना 61 में हुआ करता था
बहुत ज़्यादा लोग गेजिंग पे डिपेंड थे। अब गाँव में भी कैटल्स कम देखने को मिलते हैं उस समय की अपेक्षा। खैर उस समय तो कोई ना आप लोग थे ना हम लोग थे, लेकिन फिर भी एक अनुमान ये कहता है कि उस समय गेजिंग लैंड ज़्यादा था और आज कम हो गया। इसका मतलब है कि उसको किसी अन्य उपयोग में लाया जा रहा है, चाहे हो सकता है कि उस पर सड़कें बन गई हों या फिर उसको एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ किया जा रहा हो, किसी भी कारण से उसको अदर ढंग से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो हम लोगों ने पाया कि जो गेजिंग लैंड्स हुआ करते थे पहले, उनमें कमी आई है। नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया वेरीज हाईली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो सब में ऐसा नहीं है कि एक समान नेट सोन एरियाज पाया जाए कि जहाँ खेती होती हो, प्योरली खेती होती हो, एग्रीकल्चर होता हो। तो ऐसे एरियाज कहीं कम है किसी स्टेट में, कहीं किसी स्टेट में ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सब में इक्वली है कि अगर 50% कहीं यूज़ हो रहा है तो दूसरे स्टेट्स में भी 50% ही यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें अंतर है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। किसी स्टेट में 50% है, किसी में 60% है, किसी में 30%, किसी में 10% से भी कम है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बात देखने को मिलती है। तो नेट सोन एरिया वेरीज हाईली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नेट सोन एरिया जो है वो डिफर करेगा, ऐसा नहीं है कि सब में सिमिलर होगा। अब एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा इज कल्टिवेटेड। अब जैसे पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% जो लैंड है वहाँ का, इट इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। वहाँ का लगभग 80% ज़मीन जो है वो खेती के रूप में, खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है, और नॉर्दर्न प्लेन में हम जानते हैं कि बिल्कुल मैदानी इलाका है, और वहाँ गंगा और अदर रिवर्स के कारण वहाँ की ज़मीन जो है, वहाँ का लैंड जो है बहुत फर्टाइल है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर खेती होती है। और वहाँ पंजाब में इंदुज़ रिवर के कारण, इंदुज़ बेसिन के कारण वहाँ पर बहुत सारे उसके सहयोगी नदियाँ हैं 5, तो उनके कारण वहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी फर्टाइल है, और वहाँ पर लगभग 80% ऑफ लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 10% से भी कम लैंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार जैसे स्टेट्स में पाया जा रहा है। अंडमान निकोबार इज़ नॉट अ स्टेट, अंडमान निकोबार इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो इन जगहों पे, इन लोकेशंस पे, इन स्टेट्स में, इन यूनियन टेरिटरीज में हम लोग देखते हैं कि 10% से भी कम लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ किए जा रहे हैं, और कहीं तो 80% तक यूज़ किया जा रहा है, कहीं 10% से भी कम है। तो ये वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कहीं फॉरेस्ट है ही नहीं, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पहाड़ और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। शायद यही कारण है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कम है ना। तो बहुत सारी डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलती है कि हर जगह का लैंड एक तरह का नहीं है, कि हर जगह एक ही प्रकार से लैंड का यूज़ हो। 23% of land area are forest region in the country
but it is lower than the desired 33% outlined in the National Forest Policy 1952. अब देखिए कि 23% लैंड एरिया आर फॉरेस्ट रीजन, हमारे देश के 23% जो है लैंड एरिया पे फॉरेस्ट। देखने से तो लगता है कि बहुत ज़्यादा है, 23% इज नॉट, बट 23% इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है, उसके अनुसार कम से कम 33% लैंड जो है इट शुड बी यूज्ड एज अ फॉरेस्ट। तो हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि 33% जो है वो उतनी लैंड यूज होनी चाहिए फॉरेस्ट के लिए बाय द फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार लगभग 33% जो लैंड है उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं 23%। ये मतलब लेटेस्ट है कि 23% लैंड जो है वो फॉरेस्ट के रूप में उपयोग। तो डिज़ायर्ड जो है 33% है, लेकिन हम लोग रियलिटी में केवल 23% ही फॉरेस्ट इंडिया में है। तो इसको और बढ़ाने का काम है, क्योंकि फॉरेस्ट हम लोग हमेशा पीछे पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में कि बहुत इसेंशियल है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट क्यों इसेंशियल है? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है उसको, है ना। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इट इज़ इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी। वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, ड्राई एंड डेजर्ट रीजन्स एंड लैंड पुट्स टू non-agriculture use include settlement, roads, railways and industry etc. वेस्टलैंड जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है रॉकी, ड्राई और डेजर्ट रीजन्स को, जो सूखे हों, जहाँ बड़े बड़े कंकड़ वाले मिट्टी पाए जाते हों, जहाँ कुछ बैरन लैंड्स कह सकते हैं आप उसको, है ना। वेस्टलैंड है, बैरन लैंड्स है, जो रॉकी होता है, ड्राई होता है, डेजर्ट रीजन्स होते हैं। यहाँ पर कुछ उगा पाना, यहाँ पर किसी प्रकार का कल्टीवेशन करना, ये एक मुश्किल काम है और एक असंभव कार्य है। वहाँ हो ही नहीं पाता है कोई भी फसल। तो एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, तो इस एरिया को हम लोग नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ले आते हैं, जैसे कि सेटलमेंट्स के लिए वहाँ पर बस्तियाँ बसा दी जाती हैं, वहाँ पर शहर बसा दिए जाते हैं, है ना। रोड्स के लिए, रेलवेज़ के लिए और इंडस्ट्री एटसेट्रा के लिए इन ज़मीनों का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज जाना कि किस तरह क्या पैटर्न है इंडिया का। तो एक तरफ हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होते हुए भी कम है, 23% लैंड जो है यूज़ हो रहा है एज ए फॉरेस्ट, लेकिन डिज़ायर्ड है 33%। तो इसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। प्लस हम लोगों ने ये जाना कि एग्रीकल्चर लैंड जो है, नॉन सोन एरिया जो है, वो हर स्टेट्स में एक समान नहीं है, वो डिफरेंस करते हैं। कहीं 80% तक यूज़ हो रहा है और कहीं 10% से भी नीचे है। तो इसका कारण है कि कहीं फॉरेस्ट है, कहीं डेजर्ट है और उसके सॉइल्स में भी अंतर है। तो ये दोनों फैक्टर काम करते हैं उसके पीछे, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो या ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर हो। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा आज का जो पॉइंट था कि लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया कैसा है हम लोग का।
कैसे वो उसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको आप लोग समझे होंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।